नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी पेडागोगी का एक मॉक टेस्ट नंबर पहला लेकर आया हूं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। आपके जो एमपी टेट, सी टेट और जितने भी एग्ज़ाम टीचर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो एक मैं पूरा आज मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। उसमें आपको हिंदी के 1 में से 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आपका पैराग्राफ रहेगा, हिंदी शिक्षण शास्त्र रहेगा और हिंदी व्याकरण, जो आपके एमपी टेट और सी टेट में पेपर आता है वैसा ही रहेगा। तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आए और वीडियो आपको कैसा लगा। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्दार्थबोध, भावानुभाव, मनोरंजन या गायन दक्षता। बताएं, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो आपने लगा दिया होगा, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावानुभाव। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है भाव अनुभव। अगला क्वेश्चन है, रंजना ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। क्या पढ़ा उसने? रंजना ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। इस की ओर संकेत करता है, वह अक्षर पहचानने के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही हैं। दूसरा, उसे अक्षरों के पहचान में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, या रंजना ध्यान से नहीं पढ़ती है। तो देखो, ऑप्शन नंबर ये तो हो नहीं सकता, अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझना। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, रंजना ध्यान से नहीं पढ़ती है। उसे अक्षरों के पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे अक्षर पहचानने में पता नहीं चलता है कि ये कौन सा अक्षर है, तो इसलिए उसने जीवन को जिंदगी पढ़ दिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताएं, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। बताएं, आदर्श नाट्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली या रंगमंच प्रणाली। प्राथमिक स्तर पर जो अपन संवाद करते हैं उसमें शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी हैं? तो हमारा आंसर होगा कक्षाभिनय प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, शिक्षक स्वयं बहुत अध्ययन सामग्री होते हैं। शिक्षक स्वयं बहुत ही अध्ययन सामग्री होते हैं, इस कथन की सार्थकता है क्योंकि शिक्षक अध्यापक कार्य में सहायक सामग्री प्रयोग करता है, शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है, शिक्षक प्रोजेक्ट का प्रयोग करना जानता है, या शिक्षक ओवरहेड प्रोजेक्ट से पढ़ाता है। बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। शिक्षक स्वयं बहुत अध्ययन है, मतलब बहुत ही अध्ययन सामग्री है, तो वो क्या करता है? शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। पांचवा बताएं, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। पूर्ण सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्ण गलत है, या इनमें से कोई नहीं। बताएं, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह पूर्ण रूप से सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर कुसुम शब्द के अध्ययन के लिए उपयुक्त प्रविधि विधि, मतलब कुसुम मतलब फूल को समझाने की विधि है। वाक्य का प्रयोग करके, चित्र बताकर, वस्तु का प्रदर्शन करके, या पर्याप्त कथन। बताएं, तो देखो, प्राथमिक स्तर पर आपने अगर कुसुम मतलब एक कमल का फूल उसको चित्र के द्वारा बता दिया तो वो अध्ययन के लिए उपयुक्त प्रविधि रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ये बताएं, सातवां, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारित करना, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न, या मुहावरे लोकोक्तियों के वाक्य में प्रयोग करना। बताएं, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि संदर्भ के अनुसार मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग करना। आठवां क्वेश्चन बताएं, एक शिक्षक कक्षा में कविता के वचन पाठ का आयोजन कर रहे हैं, वह किस प्रकार के भाषाई कौशल का विकास कर रहे हैं? अभिव्यक्ति, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति और अर्थग्रहण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं,
तो एक शिक्षक कक्षा में कविता के वचन पाठ का आयोजन कर रहे हैं तो वह अभिव्यक्ति भाषाई कौशल का विकास कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताएं 9वां, व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? छात्रों के स्तर के अनुसार व्याकरण विषय का चुनाव करना, नियमों को रखने की सलाह नहीं देना, खेल विधि के माध्यम से व्याकरण को समझाना या व्याकरण के नियम को रटाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत आंसर होगा। व्याकरण के नियमों को हटाना या व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा था? डी वाला। ये बताएं 10वां, हिंदी शिक्षण की वार्षिक योजना के अंतर्गत निर्माण का आधार है गत वर्ष की प्रकृति का सिलेबास द्वारा अनुभव, प्रधान अध्यापक का आदेश, विद्यालय भवन या शिक्षक की सुविधा। ये मैंने आपको 2011 में जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी उसके क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो हिंदी शिक्षण की वार्षिक योजना के अंतर्गत निर्माण का आधार है कि गत वर्ष की प्रकृति का सिलेबास अनुभव। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बताएं 11वां, हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा के कक्षा में सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, अनुभव का लेखन कार्य बढ़ाया जाए, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए या बच्चों को विभिन्न संदर्भों का अनुभव करके विविध अनुभव से स्वयं को जोड़ने का अवसर दिया जाए। बताएं। तो हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे शैक्षिक निहितार्थ यह है कि बच्चों को विभिन्न संदर्भों का अनुभव करके विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी। ये बताएं, भाषा शिक्षण में परंपरागत अध्यापन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायता किसे समझा जाता है? मतलब जब अपन भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा उपयोगी सामग्री किसे माना जाता है? पाठ्य पुस्तक को, श्यामपट्ट को, रेखा चित्र को या चित्र को? तो भाषा शिक्षण में परंपरागत सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायता हम पाठ्य पुस्तक को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के कितने प्रकार होते हैं? वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है उसमें कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? 2, 3, 4 या 5? बताएं। तो वस्तुनिष्ठ होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से होते हैं वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी मैंने बता दिया 4 प्रकार के, वो चारों प्रकार आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा या लिखित या मौखिक परीक्षा। तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। उपलब्धि परीक्षा कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4 या 5? बताएं। तो उपलब्धि परीक्षा होती हैं 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब ये एक क्वेश्चन है, प्रश्न 16 से 20, मतलब 16 से 20 मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों को क्रमबद्ध में व्यवस्थित करें। मतलब इसको पूरा क्रमबद्ध में जमाना है। लिखा हुआ है, पहला तो ये रहेगा कि देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु, पहला ये रहेगा का थोड़ा बहुत समावेश। यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में अवश्य किया जाए नैतिक और चारित्रिक शिक्षा, और ताकि छात्रों को कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान हो सके। देखो, पहला ये रहेगा, आखिरी ये रहेगा। इन चारों में ऐड करना है क्रमबद्ध, मतलब क्रमबद्ध तरीके से पूरा इस सेंटेंस को जमाना है। तो पहला ये है और आखिरी यहाँ पे, तो आपको इसके बीच की कड़ी जोड़ना है। तो इसमें है य र ल व, र व य ल व य र और व ल, ये है 4। तो पहले कौन सा आएगा? तो अपन अभी पढ़ लेते हैं एक बार और। देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु का थोड़ा, यह अवश्य किया जाए। अच्छा देखो, इसका सही ये है, देश में
आप बता दो, फिर मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। अब मैं बता दूँ, देश में अनुशासन की स्थापना हेतु पहला तो यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में, दूसरा ये नैतिक और चारित्रिक शिक्षा, तीसरा ये का थोड़ा बहुत समावेश, चौथा ये थोड़ा बहुत समावेश और अवश्य किया जाए ताकि छात्रों को कर्तव्य और का ज्ञान हो सके। ये चीज़ देखो, देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का थोड़ा बहुत समावेश अवश्य किया जाए ताकि छात्रों को कर्तव्य और का ज्ञान हो सके। तो पहले में आ रहा है, पहला तो ये है ये, दूसरा आ रहा है र, तीसरा आ रहा है व, चौथा आ रहा है य, पांचवा आ रहा है ल, और छठा तो वही र व य ल, र व य ल, कहीं में आ रहा है र व य ल, र व य ल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ये मैंने आज आपको हिंदी पेडालॉजी के 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं आपको एक गद्यांश करा दूँ। ये अभी जो संविदा की एग्ज़ाम हुई थी मिडिल स्कूल 26 फरवरी 2019 का, इसका मैं एक आपको गद्यांश कराता हूँ जिसमें आपके 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो आज आपके 30 नंबर का एक मॉक टेस्ट हो जाएगा, उसमें से आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किसी ने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके मैं आपको एक गद्यांश कराऊँगा, ये लीजिए। इसके 10 क्वेश्चन करेंगे आप। जब अपन शुरू करते हैं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। मतलब एक कवि कह रहा है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उससे तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास से भी नहीं मिल सकेगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानवर चीज़ न थी। आज जब तक दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जहाँ आदमियों और जानवरों से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा और लिखा, कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानवर चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों को पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर बताएं। आज दुनिया किन चीज़ों से भरी पड़ी है? इनमें से कोई नहीं, केवल आदमियों से, केवल जानवरों से, या आदमियों और जानवरों से। तो आज दुनिया आदमियों और जानवरों से दोनों से भरी पड़ी। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। देखो, आपको पद्यांश एक ही पढ़ना है और 10 क्वेश्चन, इसमें बार बार आपको पढ़ना नहीं, ये वही है। सजीव का विलोम क्या होता है? तो सजीव का विलोम शब्द बोल लिया तो सजीव का विलोम होता है निर्जीव। अगला क्वेश्चन बताएं, गर्म का विलोम, ये तो आपको बताएं, गर्म का ठंडा। पहाड़ का पर्यायवाची, शशि, हड्डी, नीर। अगर आपने पर्यायवाची, इसमें आपको व्याकरण पूछ ली, पहाड़ का पर्यायवाची क्या है? शशि, हड्डियाँ, नीर या गिरी। तो पहाड़ का मैंने आपको पर्यायवाची शब्द में बताया था गिरी। ऑप्शन नंबर चौथा। धरती पर आदमियों से पहले कौन था? बताएं। मैंने अभी आपको बताया जानवर, उपरोक्त सभी, हड्डियाँ या किताबें। तो किताबें नहीं थी, हड्डियाँ नहीं थी, उपरोक्त सभी, जानवर। धरती पर आदमियों से पहले जानवर था। ऑप्शन नंबर पहला।
धरती कितने वर्ष पुरानी, अरबों वर्ष, इनमें से कोई नहीं, हजारों से लाखों करोड़ों वर्ष। तो ये लिखा हुआ है कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। धरती कितने वर्ष पुरानी है, तो लाखों करोड़ों वर्ष। 7वां क्वेश्चन बताएं, धरती पहले कैसी थी, ठंडी, सजीव, शुष्क या गर्म। तो इसमें आप देख लेना, यहाँ पे लिखा होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ इसका। बेहद गर्म थी, ये रहा। जब धरती बेहद गर्म थी तो धरती कैसी थी, बेहद गर्म। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन बताएं 8वां। आपके 10 में से 10 नंबर ही आएंगे, तो इतना शानदार पैराग्राफ आया। निम्न में से कौन गद्य विधा नहीं है, कहानी, कविता, उपन्यास या निबंध। बताएं। तो कहानी, उपन्यास और निबंध ये है गद्य विधा, कविता गद्य विधा नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा। 9वां बताएं, धरती के शुरुआती जीवन के बारे में किसने सार्थक खोज की, साहित्यकारों ने, उपरोक्त सभी ने, वैज्ञानिकों ने या शिल्पकारों ने। तो धरती के शुरुआती जीवन पर वैज्ञानिकों ने खोज की। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन गद्यांश का, मोटी मोटी किताबों में किसका हाल दिया है, तकनीकी का, विज्ञान का, जानवरों का या दुनिया का। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो मोटी मोटी किताबों में दुनिया का हाल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। आज आपके 28 क्वेश्चन सही होना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आज मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था वो भी आपको बताना है। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं आपको डेली इसकी PDF देता हूँ, अगर किसी को नहीं मिलती हैं तो वो इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986। तो मैं उसको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और जितनी भी क्लासें लेयर 3 से निकलती हैं वो मैं आपको ग्रुप में रोज़ाना सेंड कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।